डाउनलोड करके वहीं से क्वेश्चन करने होते हैं, सब वहीं से करना, तो ओनली फ्रॉम द अपडेट सेक्शन, और कहीं से नहीं, ठीक है। और कभी कभी अगर कहीं और से भी देता हूं तो मतलब वो जनरल चीजें होती है, इजीली मिल जाती है ना, ऐसा कोई अलग से कुछ और नहीं देता हूं मैं अभी, ठीक है। चलो दोस्तों, अब कल की एक्सरसाइज नहीं मिली थी, अच्छा कल हम क्या पढ़ रहे थे, कल हम क्या पढ़ रहे थे, फिलर्स पढ़ रहे थे, फिलर्स। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपने अपडेट पे नहीं मिल रही है ना, तो वो जो नाम लिखा हुआ है ना, नाम जैसे रीडिंग कॉम्बिनेशन आज लिखा होगा, तो अब इस सेशन में से 3 डॉट बने होते हैं ना, उस पर टैप करना, ठीक है। एक्सरसाइज जहां लिखा होगा उस पर टैप करना, वहां पर आ जाएगा डाउनलोड विद एनोटेशन और एक आएगा डाउनलोड विदाउट एनोटेशन, समझ गया, वहां से डाउनलोड कर लिया करो। मैं फिलर को अपडेट में भी लगा दूंगा, कल मैंने अपडेट में नहीं लगाया था ना, तो मैं उस पर भी लगा दूंगा, वरना यहाँ तो हमेशा मिल जाएगी, जो भी मैं शो करूंगा हर क्लास का ऐसा ही होता है, वो वहां तो ऑटोमेटिकली आ जाती है, मतलब किसी को कुछ करना नहीं होता है। मैं दोबारा भी लगा दूंगा, डू नॉट वरी, है ना। चलो ठीक है, चलो फिलर जैसी एक्सरसाइज को हम थोड़ा दोस्तों हम करते रहेंगे, है ना, बीच बीच में, तो वो हमारा स्टार्ट होता जाएगा, चलता जाएगा। दोस्तों फिलर्स के बाद आपको जो वोकैब थी, उन वोकैब को नोट करते जाना, जो आपके सामने आती है उन्हें याद करते चले जाना। इन सारी चीजों के बाद आज हम करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, है ना। हाँ, पुनीत सर के लिए हैप्पी बर्थडे, तो वो पुनीत सर को बोलो यार, मुझे मत बोलो, अब मैं कैसे ट्रांसफर करूंगा आपकी विश को वहां पर, ठीक है। चलो पुनीत सर का बर्थडे, पुनीत सर को विश कर देना। अब अभी हम यहां पढ़ लेते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने होंगे। लेट्स एनालाइज दी पॉइंट्स। दोस्तों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हर एक एग्जाम में आता है, हर एक एग्जाम मतलब एवरी लेवल का एग्जाम। 2 ही लेवल के एग्जाम होते हैं, एक लेवल पीओ लेवल होता है, यानी कि ऑफिसर लेवल का कोई भी पेपर हो जाए, चाहे वो क्लर्क लेवल का पेपर हो, दोनों लेवल के पेपर में आपका दोस्तों आता है। दोनों ही लेवल में जो प्रीलिम्स होता है उसमें भी आता है दोस्तों, और मेंस में भी आता है, तो दोनों तरीके से आपके सामने ये दोस्तों आते हैं। आरसी, आरसी का दोस्तों होता क्या है, यूजुअली जब आप प्रीलिम्स में कर रहे होते हैं तो ऐसा होता है 7-8 क्वेश्चन के आसपास पूछा जाता है आरसी में, 7 से 8 क्वेश्चन के आसपास का इनका पैटर्न जो होता है वो रहता है। और जब ये मेंस में रहता है तो मेंस में यही क्वेश्चन आपके कई बार 2 आरसी दे देते हैं, तो 7-8 के 7-8 7-7 के 2 दे देंगे, 15 मार्क्स के हो गए आरसी, या कई बार एक 10 का और एक 5 का दे सकते हैं, तो वो मेंस में बनता है। सिर्फ और सिर्फ अंतर आता है प्रीलिम्स और मेंस में लेवल ऑफ डिफिकल्टी का, कि किस तरीके से पैसेज की लैंग्वेज है। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों, आप कई बार द हिंदू एडिटोरियल को पढ़ते होंगे, तो उसकी जो लैंग्वेज होती है कई बार इतनी इजी लगती होगी कि जब मैं कई बार वोकैब लिखवाता हूं, है ना, तो वोकैब को देखकर आपको लगता होगा कि टुडेज वोकैब इज वेरी वेरी मतलब इजी, मतलब सारी वोकैब इजी है, और जो आप पढ़ रहे हो आरसी देख के लग रहा है क्या समझ में आ रहा है कि क्या बात बोली जा रही है। तो वही लेवल है, जब इजी लेवल आपका वो हो जाता है जिसमें यूजुअली वोकैब ना नॉर्मल यूज होती है, जो साधारण सबकी वोकैब यूज होती है वही वोकैब यूज होती है, तो इजी है। वही अगर थोड़ा सा भी उन्होंने वोकैब को डिफिकल्ट किया तो फिर वो मॉडरेट और डिफिकल्ट बन जाता है। अब ये हमें मालूम पड़ गया मॉडरेट डिफिकल्ट सबसे पहला तरीका क्या होता है, जो उसमें लैंग्वेज दी होती है। तो हमें बस अपने आप को अगर इंप्रूव करना है तो ज्यादा से ज्यादा रीडिंग पर ही फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम रीडिंग पर फोकस करेंगे तभी तो जाकर हमारी वोकैब की भी इंप्रूवमेंट हो पाएगा। बताओ, रीडिंग करेंगे तभी तो हमारी वोकैबुलरी जो वर्ड्स होंगे ये तभी तो इंप्रूव हो पाएंगे। और वोकैबुलरी ऐसा सेक्शन है कि एक ही दिन में याद हो जाता है ना, ऐसा तो है नहीं, आप डेली पढ़ते जाते हो, थोड़ा, जब आप डेली पढ़ते जाते हो तो फिर वो आप में इंप्रूवमेंट भी आने लगता है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है डेली रीडिंग करते जाना, है ना। एक सेकंड रुकेंगे। हाँ, तो कुछ लोग कह रहे हैं बफरिंग, कुछ लोग कह रहे हैं नो वॉइस। अरे म्यूट कर रखा था, म्यूट, सारी बातें तुम्हें सुनाऊंगा मैं। घर में रहता हूँ मैं अकेले, कोई आता है तो बाहर से कॉल आता है गेट से, कहता है कि भैया भेज दें कि नहीं भेज दें, मैं तो कहता भेज दो यार, सुधर जाएगा, सुधरते नहीं, सुनते नहीं, म्यूट कर रखा था। चलो अब आरसी करने का तरीका क्या है, मैं आपको तरीका बता देता हूँ।
तरीका दोस्तों ये होता है, हम दो तरीके से आरसी को कर रहे होते हैं। आप लोगों ने बचपन में भी खूब सारे आरसी करे हुए, जिसे बोलते हैं हम अनसीन पैसेज, करे ना सब लोगों ने। बट अनसीन पैसेज को करने का तरीका जो भी आपका बचपन में था, उसको आपको स्किप करना होगा, क्योंकि अनसीन पैसेज जब तक आप बचपन में करते आ रहे थे, यू हैड सफिशिएंट टाइम, आराम से आप कर सकते थे। वही आज भी अगर उस तरीके से करोगे तो कर तो लोगे, बट एग्जाम में हमें टाइम के अकॉर्डिंग चलना है, किस सेक्शन में कितना कितना टाइम देना होता है उसके हिसाब से। इधर जब आपके सामने पैसेज होगा तो आपको पूरा का पूरा पैसेज कर लेना है विद इन 5 मिनट्स, मतलब 4 to 5 मिनट्स में आपको कर लेना है, और 4 to 5 मिनट्स में आपके 7-8 जो क्वेश्चन होंगे वो 7-8 क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। तो आपके दिमाग में लगा 4 से 5 मिनट में आपको सारे क्वेश्चन उसके आंसर कर लेने। इसका मतलब एक बात तो पूरी तरीके से क्लियर है कि उस पैसेज को अगर आपने कन्वेंशनल तरीके से पढ़ा, शुरू से लेकर पढ़ते गए पूरा पढ़ा, फिर क्वेश्चन देखा, फिर आंसर किया, तो उससे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इट विल टेक सो मच टाइम, बहुत इसमें समय चला जाएगा, तो उससे तो हो नहीं पाएगा। तो फिर किससे होगा दोस्तों? हमें अप्रोच यह अपनानी है कि हमें क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन के साथ साथ पढ़ना है। जैसे कि क्या? नंबर 1 तरीका दोस्तों, आप जब अभी मैं आपके साथ दिखाऊंगा आपको कैसे करके किया जाता है। नंबर 1, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। सबसे पहले आपने क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ना है। आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन में से क्लू निकालना है कि उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ क्लू जरूर होता है। क्लू का मतलब होता है कि क्या उसमें मेन बात बोली जा रही है, उसको ध्यान रखना है, दैट इज द क्लू। क्लू आपको नोट कर लेना है, फिर उसके बाद पैसेज पर आना है। फिर उसके बाद पैसेज पर आना है। पैसेज में आने के बाद फिर जैसे ही आप पैसेज में आओगे, पैसेज पढ़ रहे होंगे, कोई ना कोई क्वेश्चन का क्लू मिलेगा और उसी क्वेश्चन का फिर आपको वहां से करना है आंसर। दिस इज द पैटर्न, और इस पैटर्न की आपको करनी है प्रैक्टिस आज से। आप एक चीज का टारगेट लेकर चलो कि आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूं, हाउ मच टाइम विल आई टेक टू कवर ऑल दी सेक्शंस विद इन 4 to 5 मिनट्स। तो टारगेट मैं आपको देता हूं, आप ये करो, आज के आने वाले 15 दिन में आपको ये 4 से 5 मिनट के भीतर लेकर आना है। 15 दिन का भी मतलब ये कि 7-7 दिन में कर लो दोस्तों डिवाइड, कि आज हम पढ़ रहे हैं, अगले 7 दिन तक आप ऐसी ही प्रैक्टिस करोगे, तो जो भी आप टाइम ले रहे होगे एटलीस्ट उस टाइम का कोशिश करना है, कुछ नहीं तो 40% हिस्से को कम करना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जैसे कि हमने क्या बोला कि अगर हमने पूरा पूरा पैसेज पढ़ा, पैसेज को पढ़कर आंसर करने में आज अगर मुझे 15 मिनट लग रहे हैं, जो कि नॉर्मल है, अगर आपको 15 मिनट लग रहे हैं, तो आपको कोशिश करनी है उस 15 से आपको सबसे पहले कोशिश करनी है 12 मिनट 10 मिनट, 12 मिनट 10 मिनट मुझसे करने की कोशिश करनी है। जब आप वही 12 मिनट 10 मिनट करने की कोशिश करोगे, तो हो सकता है आप में से कुछ बच्चे उसे 12-10 नहीं 7-8 मिनट में भी कर लें, और कुछ बच्चे 12-10 मिनट में कर रहे होंगे। तो अगले 7 दिन तक ये प्रैक्टिस करनी है, उसके अगले 7 दिन तक कोशिश करनी है कि उसे 4-5 मिनट तक लेकर आना है ना। और वो आप कर लोगे धीरे धीरे जितनी नंबर ऑफ आरसी करोगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस हमारी होगी, मतलब सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने से ही प्रैक्टिस होगी। अब जरा सुनो, हमें ये करना कैसे, ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपके सामने पैसेज आया, ठीक है, आपने पैसेज देखा, पैसेज में क्वेश्चन पढ़ा और उसका क्लू निकाला। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो, क्लू निकालते हो, क्वेश्चन पढ़ा, क्लू निकाला, क्वेश्चन पढ़ा, क्लू निकाला, तो कितना टाइम लगना चाहिए क्वेश्चन पढ़ा, क्लू निकालने में? देखो जरा, मैं आपको दिखाता हूं। अरे वाह मुस्कान, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशंस। और अपना इंटरव्यू देकर आओ, इंटरव्यू के लिए ऑल दी बेस्ट है, बढ़िया से इंटरव्यू देकर आना, ठीक है। आओ दोस्तों, सबसे पहले तो आपको टाइम डिसाइड करना है कि कितनी देर में आप कितने क्वेश्चन करेंगे। आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, क्लू देखा, क्वेश्चन पढ़ा, क्लू देखा, तो क्वेश्चन के टाइप पर डिपेंड करेगा ना कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन के टाइप पर डिपेंड करेगा कि कितना टाइम लगेगा। आप वैसे पहले से डिसाइड नहीं कर सकते हो, कई बार आपको टाइम ज्यादा लगेगा, कई बार कम लगेगा। अब टाइप कौन कौन से होते हैं मैं आपको ये बताता हूं, जिसमें क्लू मिलते हैं और जिसमें आपको टाइम देना और जिसमें आपको नहीं देना, सब लिख ले रहे हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जो सबसे कम टाइम में आपके किए जा सकते हैं, कम टाइम देकर आपका उसका आंसर आ सकता है, सबसे कम टाइम देकर जो किया जा सकता है। नंबर 1, इसमें सबसे पहले दोस्तों आपका आता है हर वो क्वेश्चन जिसमें वर्ड दे दिया जाता है या कोई फ्रेज दे दी जाती है। पूछते हैं किसका एंटोनम बता दो, सिनोनिम बता दो, है ना। एंटोनम पूछ लिया गया या सिनोनिम पूछ लिया गया, एंटोनम या सिनोनिम पूछ लेते हैं वर्ड का, या फिर पूछ लेते हैं कि इसमें कोई वर्ड है, कोई फ्रेज दे दी जाती है, उस फ्रेज का मतलब पूछ लिया गया, या फिर कहते थे कोई ईडियम दे दी गई, उस ईडियम का मतलब पूछ लिया गया, ऐसे करके। ये वाले वो सारी की सारी चीजें होती हैं दोस्तों हमारे सामने, जो कि आप एक बार में उसका आंसर कर सकते हो। ऐसे 1-2 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, हर आरसी में 1-2 क्वेश्चन पक्का ऐसा हो गई होगा जहां पर आप देख रहा कि अच्छा ये वर्ड है, ठीक है, इसका एंटोनम पूछा है, सिनोनिम पूछा है। बात समझ में आ रही? सबसे पहले आपको इन्हीं क्वेश्चन को टारगेट करना है। 1 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, जितने भी आए हुए आपने देखा वर्ड, और सबसे इजी तो ये होता है आपने वर्ड देखा और ये वर्ड हाईलाइटेड होगा ऑलरेडी, जो पैसेज दिया होगा पैसेज में हाईलाइट करके दे देते हैं, हाईलाइटेड होगा, जाओ देखो उसमें क्या आपका है, सिनोनिम पूछा, एंटोनिम पूछा, आपने सबसे पहले ये दिमाग में रख लेना। इसको लेकर आपको क्लू लिखने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, तो डायरेक्टली आपने आंसर करने की कोशिश करी। दिस इज द टाइप नंबर 1 जो सबसे पहले आपको पूछा जाता है। कई बार ईडियम दे देते हैं कि कोई ईडियम लिखी हुई है, उस ईडियम को कैसे करके हमने लिखना है, ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, नंबर 2, एंटोनिम सिनोनिम के बाद नंबर 2 आता है दोस्तों, जब कभी भी किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन जो डायरेक्टली बनता है, जिन्हें हम बोलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस। कैसे होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस? देखो दोस्तों, हमने क्या लिखा, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं, कोई डेट दे देते हैं,
है ना? ठीक है, कोई डेट लिख देते हैं, और डेट के बाद कई बार कोई ईयर का नाम दे देते हैं, कोई ईयर दे देते हैं, ईयर, ठीक है, डेट हो जाता है, ईयर हो जाता है, या एज इट इज करके कोई वर्ड के क्लू मिल जाते हैं। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस में आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस के ही जो क्लूज होंगे वो आपको लिखने होंगे, और यही क्लूज आपकी हेल्प करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस अगर आप ये मान के चलो 7 क्वेश्चन है आरसी में, तो 2 क्वेश्चन आपके मान लो एंटोनम सिनोनिम के होंगे, बाकी बचे 5 क्वेश्चन। 5 में से 3 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके डायरेक्ट के होंगे, हो सकता है 2 इनडायरेक्ट वाले हो जाए। तो ये जो 3 क्वेश्चन होंगे, तो इन 3 क्वेश्चन को क्लू लिखने में कोई ज्यादा टाइम तो लगना नहीं, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगना। अग्री करते हो सब लोग, है ना? सब लोग अग्री करते हैं, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाकी चीजों में तो आपको टाइम नहीं क्लू लिखने में। मैं आपको एक क्लू लिखने के लिए बता रहा हूं, डायरेक्ट में क्लू आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें इसी तरीके से पूछ ले जाता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन में ऐसा करके पूछा जाता है, कहते हैं इसमें कौन सा सेंटेंस ट्रू है या नॉट ट्रू है, ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है। ट्रू नॉट ट्रू का आंसर तभी आप कर सकते हो जब आपने पूरे पैसेज को पढ़ लिया है, तभी आपने ट्रू नॉट ट्रू का आंसर करना है, वरना आपका आंसर नहीं हो पाएगा। तो ट्रू नॉट ट्रू कर लिया, ठीक है, ये भी आपका कोई क्लू तो देगा ही नहीं, बट हाँ क्लू नहीं देगा कोई बात है, बट इनडायरेक्ट तो है। इसमें कई बार इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आपके ऐसे करके आते हैं जिसमें क्लूज निकाल ही नहीं सकते, कहते हैं इनमें से बताओ बेस्ट कौन सा एक्सप्रेस कर रहा है, कौन सी बात कह रहा है। कई बार राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू पूछ लेते हैं, क्या व्यू है राइटर का, क्या ओपिनियन है किसी चीज को लेकर, क्या थॉट प्रोसेस है राइटर का, ऐसे करके चीजें पूछ लेते हैं। राइटर की टोन क्या है, किसी बात को किस तरीके से बोल रहा है राइटर, है ना? ऐसे करके सारी की सारी चीजें बोल देते हैं, जो वो आपकी वहां पर कोई क्लू नहीं है, वो आप करके जब पूरा पूरा पैसेज पढ़ोगे तभी आप उसका आंसर कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें हम तभी पैसेज को पढ़ेंगे तभी समझेंगे। इसमें कई बार पूछ लेता है कि टाइटल क्या है, ये भी चीज आप तभी कर सकते हो दोस्तों जब आपने पैसेज को पढ़ा होगा। कोई क्लू नहीं निकाल सकते, क्योंकि कोई क्लू निकाला है हमें मालूम पड़ गया, थीम पूछ लेते हैं, टाइटल पूछ लेते हैं, ये सारी की सारी चीजें पूछ लेते हैं। अब हमने फोकस करना है सिर्फ इस तरीके के क्वेश्चन जहां से निकल सकता है आपका सिर्फ और सिर्फ क्लू। तो क्लू निकालने के लिए जो आपको टाइम देना है वो मैं आपको टाइम दे रहा हूं मैक्सिमम 30 सेकेंड्स। ये मैक्सिमम टाइम है, आप इसमें जितना कम टाइम में कर पालोगे उतना बढ़िया है। ये मैक्सिमम मैं 30 सेकंड दे रहा हूं। 30 सेकंड में आपको क्लूज लिखने हैं दोस्तों। आपने क्वेश्चन और क्लू को करने का काम करना है 30 सेकंड में। ये वाली बात सबको समझ में आ रखी है? आपका आज अगर टाइम ज्यादा लग रहा होगा तो आपको पता चलेगा कि अच्छा किस पार्ट पर मुझे टाइम को कम करने की कोशिश करनी है, ठीक है, वेरी गुड। अब इसके बाद बाकी सब टाइम आप डिसाइड नहीं कर सकते, बस चीजों को स्पीड से कर सकते हैं। अभी आप ऐसे स्पीड मत पकड़ना कि जल्दी 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 आपने स्पीड पकड़ ली, क्योंकि आप जल्दी जल्दी स्पीड पकड़ोगे यार तो फिर तो उससे कोई लॉजिक नहीं बनेगा। हमें मेन काम करना होता है दोस्तों समझने का। मैंने देखा है बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्किमिंग करो, स्किमिंग करना सीखो, स्किमिंग करने से आपके आंसर आते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि ये स्किमिंग का मतलब क्या होता है। स्किमिंग का मतलब लोग ये बताते हैं कि जब आप पैसेज पढ़ रहे हो तो पढ़ते जाओ, जिसमें बीच में एक आध दो वर्ड के मतलब नहीं मालूम उसे छोड़ो, फिर आगे बढ़ते जाओ, फिर जो मतलब नहीं मालूम उसे छोड़ो और आगे बढ़ते जाओ, जो मतलब नहीं मालूम छोड़ो और आगे बढ़ते जाओ। तो ये सबसे वर्स्ट तरीका होता है, ये कोई तरीका नहीं है, दिस इज नॉट द वे। आपको ऐसा नहीं करना है। एक्चुअली जब टीचर कहते हैं स्किमिंग तो उसका मतलब कुछ और होता है, स्टूडेंट इसे गलत समझ लेते हैं। वो समझ लेते हैं कि सर और मैडम हमें ये क्या है, ऐसा नहीं कहते हैं। स्किमिंग करने का मतलब क्या होता है, आप समझो, आप अटको मत बीच में कि यार बीच में अटक के रह गए, वो नहीं करना है कि बीच पैसेज में अटक के रह गए। लेकिन अगर हमने पैसेज को समझा नहीं, हमने स्किमिंग ही करते रहे और पैसेज को समझा नहीं, तो फिर एक बात बताओ, इस पैसेज में हम ट्रू नॉट ट्रू के आंसर कैसे करेंगे? अगर हमने स्किम कर लिया तो ट्रू नॉट ट्रू का आंसर नहीं कर पाएंगे, स्किम कर लिया टोन का आंसर नहीं कर पाएंगे, स्किम कर लिया ओपिनियन नहीं कर पाएंगे, स्किम कर लिया ये नहीं कर पाएंगे, स्किम कर लिया ये नहीं कर पाएंगे, स्किम कर लिया तो हम कोई क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात, एक आता है क्वेश्चन इन्फेरेंस बेस्ड, एक क्वेश्चन आता है जिसे हम बोलते हैं इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन। हम ये कभी नहीं कर पाएंगे जिंदगी में। कैसे कर लेंगे? अगर हम स्किमिंग करेंगे, जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक उसका आंसर नहीं करेंगे कर पाएंगे। सच बात तो ये है। सिर्फ प्रीलिम्स निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत आसान होता है, चुटकियों में निकाल लोगे प्रीलिम्स। थोड़ा एक बार कोई पढ़ लेगा चुटकियों में निकाल, लेकिन मेंस में क्या होगा, मेंस के लिए कुछ अलग तो पढ़ते नहीं, तो वो नहीं कर पाएंगे। इन्फेरेंस का क्या है दोस्तों? इन्फेरेंस का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज को समझकर उसका आंसर करना होता है, एज इट इज आंसर नहीं निकलता। वही जिसे हमने बोलते हैं कि इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, वो आपके इसी तरीके से आते हैं। तो हमें सबसे पहली चीज, जिस भी पैसेज को हम पढ़ रहे हैं उस पैसेज को हमें अच्छे से समझना है, पूरा समझना है, पूरा समझना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी, नो ऐसा रश करना नहीं, नो रश, जल्दी 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 पढ़ रहे, क्यों पढ़ रहे जल्दी। आप हमें आराम से पढ़ना है, ठीक है। जब हम एक बार सीख जाएंगे उसके बाद हम कितनी भी स्पीड कर सकते हैं। साइकिल चलाना सीख गए, तेज तो कभी भगा लोगे। बाइक चलाना सीख गए, तेज तो कभी भगा लोगे, है ना। तो पहले अपने आप को हमें मजबूत करना है कि जो लिखा है वो हमें समझ में आ जाए, है ना। वरना कई बार क्या होता है, मैं देखता हूँ स्टूडेंट तैयारी करते हैं, 1 महीना होता है, 2 महीना होता है, 3 महीने बाद भी वो यही कहते हैं सर हमसे आरसी नहीं हो रहा है।
उसके पीछे रीजन यही होता है कि वो प्रैक्टिस इतनी नहीं करते हैं, बस वो कोशिश करते हैं, बट वो कोशिश फायदा नहीं है ना, जल्दबाजी के चक्कर में हर बार करते हर बार होता है नहीं। पहले हमें सीखना है, उसके बाद हम आगे बढ़ना है ना। सीखेंगे तेजी बाद में लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज मैं आपको दोस्तों एक काम करता हूं, एक बिल्कुल बेसिक से, है ना, बिल्कुल एकदम बेसिक से, जीरो से स्टार्ट करें। तो एक पॉइंट वाइज पॉइंट हम पढ़ेंगे, पॉइंट वाइज पॉइंट पहले समझेंगे, हमें समझ आएगा तो हम आंसर भी कर पाएंगे, समझ नहीं आएगा तो आंसर नहीं होगा, तो फिर बेकार हो जाएगा, ठीक है। मैं आपके सामने आरसी लगाता हूं, फिर आरसी को मैं आप ही के सामने नोट करूंगा और फिर साथ में करूंगा मैं आपके आरसी, जिससे हम ये पता चल पाएंगे कि अच्छा किसको हमें कैसे करना होता है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी देना सर। हाँ, क्यों मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं देता हूँ क्या? है प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं देता हूँ क्या मैं? तो फिर क्यों कहते हो भैया सर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन? एक तो चैप्टर किया अभी तुम लोगों ने, हाँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कितने सारे क्वेश्चन कराए उसमें। अरे रोना बंद कर देना कि हर बात पे हमसे ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, समझ रहे हो? जो रोता है वो कुछ नहीं पाता है, ये लोग अपने पास आता है। देखो मैं आपके लिए बढ़िया एक आरसी निकालता हूँ। सच्ची मैं जब कराता हूँ ना तो पता नहीं स्टूडेंट्स के दिमाग में क्यों आता है, सर क्वेश्चन जरूर दे देना। उन्हें जो समझाता हूँ वो नहीं कर रहे होते, उनका दिमाग ही नहीं चल रहा, सर क्वेश्चन करा देना, पहले क्वेश्चन दे देना। देखो कितना अच्छा पैसे निकालता हूँ आपके यहाँ। ये बढ़िया बच्चे है। न्यूज़पेपर कहाँ से पढ़े हैं बता दो ना प्लीज। आरसी कहाँ से करें? आरसी सिर्फ फाइनेंस रिलेटेड आता है क्या एग्जाम में? ये तो बहुत बढ़िया बात है। अरे कभी कभी यूट्यूब पे सर्च वर्च कर लिया करो। एक टीचर है वो बहुत टाइम से एडिटोरियल पढ़ाता है, 7-8 साल से हो गया, बहुत शानदार पढ़ाता है टीचर। एक बार सर्च कर लो एडिटोरियल को, एक टीचर आएगा बढ़िया पढ़ाता है यूट्यूब पे, सर्च मारो कभी, ठीक है, बहुत बढ़िया पढ़ाता है, ढूंढो पढ़ो उसे, लिख कराओ बढ़िया है ना। आओ दोस्तों मेरे पास भी नोटबुक है, आप अपने पास भी नोटबुक रखो, ठीक है। कमेंट पे आंसर मत करना, नोटबुक रखो। जैसे क्लूज मैं नोट करूंगा वैसे क्लूज आप भी नोट करेंगे। तो ये हम ये सीख रहे हैं कि क्लूज कैसे नोट करते हैं, ठीक है, क्लूज कैसे नोट करते हैं हम ये सीख रहे हैं, ठीक है। और टाइम कैसे कैसे हमारे निकलेंगे वो कर देंगे। देखो हमने स्टार्ट किया, यहां पर आए, जैसे एग्जांपल के तौर पर 71 क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ, हमने 71 लिख दिया करके। पढ़ते हैं क्या क्लू है। व्हाट डज द ऑथर इंप्लाई बाय द प्रॉफिट्स एंड ब्रोकरेज एंड सग फ्रॉम द मासेस। ओहो, ये जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है यहां पर देखो, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा में लगा हुआ है, तो अपना दिमाग चल गया कि ये लाइन ही कहीं ना कहीं लिखी होगी पूरी, शॉर्ट में लिख दिया आपने चल के, द प्रॉफिट्स एंड द ब्रोकरेज, शॉर्ट में लिख दिया मैंने बस, क्योंकि ये लाइन एज इट इज कहीं ना कहीं लिखी होगी, जहां पे लिखा होगा वहां देखेंगे इसका आंसर क्या है। आगे बढ़ गए, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना। 72 में क्या लिखा हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द पैसेज, द डिटेरियोरेशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज इन इंडिया कैन बी बेस्ट प्रूव्ड बाय। डिटेरियोरेशन कॉटेज इंडस्ट्री लिखा हुआ था, हमने लिखा डिटेरियोरेशन कॉटेज इंडस्ट्री, शॉर्ट में लिख दिया, आगे बढ़ गए, ठीक है। 73, Why does the author use the word miserable to describe comfort? Comfort को describe करने के लिए miserable करके कुछ यूज हुआ है, miserable लिख लिया, देखेंगे कहाँ है। नेक्स्ट में आ गए, बस इसी में आ गए, 3 ही क्वेश्चन है, ठीक। चलो 3 क्वेश्चन हमने लिखा, हमारा शॉर्ट पैराग्राफ है, समझ में आ गया। 3 क्वेश्चन के लिए पैसेज कितना है, 1.5। तो शुरुआत करेंगे हम इससे, तो हमें समझ में आएगा कि ठीक है ये हमारे क्लूज आप लोगों ने लिखने होंगे। अब हम पढ़ना शुरू करेंगे और अब आप ऐसे पढ़ोगे जैसे कि एग्जाम में पढ़ा जाता है। अब आप ऐसे पढ़ोगे जैसे कि एग्जाम में पढ़ा जाता है, ठीक है। एक सेकंड। कुछ लोगों ने लिख दिया फर्स्ट एंड सेकंड किया हुआ है ना। तो हमें कैसे करना है, तरीका हम देखते हैं, ठीक है। तरीका ऐसे करके देखते हैं, स्टार्ट करेंगे पढ़ना, जहां क्लू मिलेगा तो फिर हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ये आपको अप्रोच दिमाग में रखनी है। आई केम रिलक्टेंटली टू द कंक्लूजन। रिलक्टेंट का मतलब है मन नहीं कर रहा, यू आर नॉट विलिंग टू डू समथिंग, तो आप रिलक्टेंट है। इफ यू आर नॉट विलिंग टू डू समथिंग, कोई काम करने का मन नहीं तो रिलक्टेंट होना होता है। आई केम रिलक्टेंटली टू द कंक्लूजन दैट द ब्रिटिश कनेक्शन हैड मेड इंडिया मोर हेल्पलेस, कि ब्रिटिश कनेक्शन ने इंडिया को और ज्यादा हेल्पलेस बना दिया देन शी एवर वाज बिफोर। शी का मतलब इंडिया, जितना कि वो पहले कभी इंडिया थी उससे ज्यादा हेल्पलेस बना दिया है। मैं फाइनली इस कंक्लूजन पे आ गया, रिलक्टेंट होते हुए। पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली दोनों तरीके से क्या बना दिया है, हेल्पलेस बना दिया है। ए डिसआर्म्ड, डिसआर्म्ड का मतलब जब आपके पास हथियार नहीं है, आपके पास अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं है, तो आप डिसआर्म्ड हो गए।
इट डिसआर्म्ड इफ इंडिया हैज नो पावर, डिसआर्म हो जाएगा अगर इंडिया के पास पावर नहीं। कौन सी पावर? पावर ऑफ रेसिस्टेंस, किसी भी चीज को मना करने की पावर नहीं। अंग्रेजों ने कहा ये करो करना पड़ेगा, उन्होंने कहा ये करो करना पड़ेगा। अगर रेसिस्ट करने की पावर नहीं है अगेंस्ट एनी अग्रेसर, अगर किसी ने अग्रेशन दिखाया तो अग्रेसर के अगेंस्ट अगर रेसिस्ट करने की पावर नहीं है तो डिसआर्म हो जाएंगे। इफ शी वांटेड टू एंगेज इन एन आर्म कॉन्फ्लिक्ट विद हिम, अगर वो आर्म कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज होती है तो फिर हम क्या हो जाएंगे, फिर से हम लोग डिसआर्म्ड कहलाएंगे, यानी कि हमारे पास कोई पावर नहीं। अभी कोई क्लू नहीं मिला। सो मच इज द केस, ऐसा ही केस है दैट सम ऑफ आवर बेस्ट मैन कंसीडर, कि जो कुछ बेस्ट मैन है वो मानते हैं दैट इंडिया मस्ट टेक जनरेशंस, कि इंडिया को कई सारी जनरेशंस लग जाएंगी बिफोर शी कैन अचीव डोमिनियन स्टेटस। एक डोमिनियन स्टेटस अचीव करने के लिए कई जनरेशंस लग जाएंगी। डोमिनियन स्टेटस का मतलब हो जाता है कि आप हर जगह अपनी संप्रभुता चलाते हैं, आपकी पावर चलती है, आप अपने हिसाब से काम करते हैं, दैट इज द डोमिनियन स्टेटस। ठीक है। She has become so poor, she का मतलब इंडिया, इंडिया इतना पुअर बन चुका है that she has little power of resisting famines, famines तक को रेसिस्ट करने की पावर नहीं है। फेमाइन होती है जो भूखमरी आ गई, अकाल पड़ गया, सूखा हो गया, उसको भी रेसिस्ट नहीं कर पाए, मतलब उसको भी नहीं रोक पाए। ठीक है। बिफोर द ब्रिटिश एडवेंट, ब्रिटिश के एडवेंट के आने से पहले, मतलब ब्रिटिश एडवेंट आने से पहले, ब्रिटिश जो लोग थे उन लोगों के आने से पहले, इंडिया स्पन एंड वोव इन हर मिलियंस ऑफ कॉटेजेस। तो इंडिया क्या क्या करता था? स्पन है, स्पिन की सेकंड फॉर्म है, स्पिन की सेकंड फॉर्म है, वोव आपका वीव की सेकंड फॉर्म है। पहले नहीं चला करता था, चरखा था गांधी जी का, है ना, तो वीविंग करते थे, मतलब बुनाई का काम होता था, बुनते बुन बुन के, ये बुनकरी तो हुआ करते थे इंडिया में, तो वो उनसे पहले भी था। तो इंडिया में सिर्फ ये काम होता था, स्पिनिंग का और वीविंग का, इन हर मिलियंस ऑफ कॉटेजेस, जस्ट द सप्लीमेंट शी नीडेड फॉर एडिंग टू हर एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। ये इंडिया के लिए सिर्फ एक सप्लीमेंट था, एक एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज में सप्लीमेंट की तरह से था। अब सप्लीमेंट की तरह से कैसे था? जैसे कि हमने क्या कहा, हम ये काम कर रहे हैं और ये हमारे पास कुछ एडिशनल है इस काम को करने के लिए, तो बस एक सप्लीमेंट की तरह था, जो कि ये इंडस्ट्री हमारे सामने थी, है ना। सही हो गई? वीडियो रुक गई थी क्या? अब सही है? ठीक है। द कॉटेज इंडस्ट्री, जो ये इंडस्ट्री थी, सो वाइटल, इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण थी फॉर इंडियाज एग्जिस्टेंस के लिए, हैज बीन रूइन, और ये रूइन यानी बर्बाद कर दी गई, ये इंडस्ट्री बर्बाद कर दी गई बाय इनक्रेडिबली हार्टलेस एंड इनह्यूमन प्रोसेसेस। कुछ खराब हार्टलेस इनह्यूमन प्रोसेसेस किए गए, जिसकी वजह से इंडस्ट्री पूरी तरीके से खराब हो गई। कॉटेज वर्ड आ गया, यानी कि ये अब आया हमारा क्लू। अब कई सारे लोगों ने यहां पर ये बोला कि सर जो शुरू किया था, शुरू में बहुत लोगों ने बोल दिया था सेकंड क्वेश्चन का क्लू आ गया, है ना। अब जब जितने लोगों ने सेकंड क्वेश्चन का क्लू बोल दिया था, तो उन लोगों ने क्या किया था कि वो शुरू में बड़ा भाग के एकदम स्पीड से यहां पर आ गए। इतनी स्पीड से आएंगे तो एक क्वेश्चन शायद आप कर लो, बट वो बेकार हो जाएगा, ऐसे तो टाइम वेस्ट होता है। अब आपके सामने जब क्लू आएगा ना, आपके पास क्वेश्चन के बाद तब जाना है, वरना क्या होता है कि स्टूडेंट आते हैं क्वेश्चन में पैसेज पाए, फिर क्वेश्चन पे पैसेज पाए, क्वेश्चन टाइम वेस्ट होता है, कुछ नहीं होता, टाइम वेस्ट होता है, उससे कुछ भी नहीं होता है। समझ गए? तो हमने देखा अब आया कॉटेज वाला। अब आपको क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। क्वेश्चन में क्या पूछा था? ऐसे करके था, दी डिटेरियोरेशन ऑफ कॉटेज, जो कॉटेज खत्म हुए इंडस्ट्री, उसको क्या से प्रूव किया जा सकता है इन इंडिया, कैन बेस्ट बी प्रूव बाय। आओ जरा देख लेते हैं कैसे कर, क्या बोला जा रहा है, जो बोला जा रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ इसका आंसर जरूर आएगा। आओ पढ़ लेते हैं, पहले पढ़ते ही हैं। तो हमने देखा जो इंडस्ट्री थी रूइन हो गई, बर्बाद हो गई, हार्टलेस और इनह्यूमन प्रोसेसेस के चक्कर में। हार्टलेस मतलब निर्दयी कुछ काम किया होगा, एज डिस्क्राइब बाय इंग्लिश विटनेस, जैसा कि अंग्रेज विटनेस करते हैं। क्या हुआ था? लिटिल डू टाउन ड्वेलर्स नो, टाउन ड्वेलर्स का मतलब तो टाउन में रहने वाले लोगों को बोला जाता है, ड्वेलर्स होते हैं रहने वाले लोग, रेसिडेंट्स को बोला जाता है ड्वेलर्स, टाउन में रहने वाले लोग टाउन ड्वेलर्स। लिटिल डू टाउन ड्वेलर्स नो, बहुत ही कम टाउन ड्वेलर्स थे जो वो जानते थे हाउ दी सेमी स्टार्व्ड मासेस, स्टार्व का मतलब होता है भुखमरी, स्टार्वेशन, ये तो होता है। तो सेमी स्टार्व्ड मासेस का मतलब लोगों की बात हो रही है, मासेस मतलब बड़ी संख्या में जो लोग हैं, तो सेमी स्टार्व्ड मतलब कि पूरी तरीके से वो खाना ही नहीं है, उनके पास खाने पीने कोई नहीं है। तो किस तरीके से जो सेमी स्टार्व्ड मासेस ऑफ इंडिया है आर स्लोली सिंकिंग टू लाइफलेसनेस, किस तरीके से वो एकदम लाइफलेसनेस की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी कि उनकी जिंदगी चली जा रही है ना। ठीक है, उसके बाद आगे लिटिल ब्रोकरेज, अभी अपने पास कोई क्लू नहीं मिला, कोई क्लू नहीं मिला। लिटिल ब्रोकरेज, ये क्लू आ रखा है, लिटिल ब्रोकरेज दे गेट फ्रॉम देयर वर्क दे डू फॉर द फॉरेन एक्सप्लॉइटर, कुछ ब्रोकरेज करके था। द प्रॉफिट्स एंड ब्रोकरेज सक्ड फ्रॉम द मासेस, चलो ये लाइन जहां आएगी वहां पर हमें पकड़ लेना है। चलो, थोड़ा बहुत ब्रोकरेज मिलता था उन्हीं ड्वेलर्स को, देयर वर्क मतलब जो टाउन में रहने वाले लोग थे उनको थोड़ा बहुत ब्रोकरेज मिलता था। दे डू फॉर द फॉरेन एक्सप्लॉइटर, जो कि वो फॉरेन एक्सप्लॉइटर के लिए किया करते थे। फॉरेन एक्सप्लॉइटर तो अंग्रेज हो गए, वो एक्सप्लॉइट करते थे, एक्सप्लॉइट मतलब प्रताड़ित करते थे, ऐसे करके प्रताड़ित करते थे। दैट द प्रॉफिट्स एंड ब्रोकरेज आर सक्ड, और जो प्रॉफिट उन्हें मिलता था, जो ब्रोकरेज उन्हें मिलता था, वो सक किया जाता है, एक तरीके से चूस लिया जाता था फ्रॉम द मासेस, उन्हीं मासेस से, उन्हीं लोगों से वो प्रॉफिट निकाला जाता था। अब तो समझ में आ गई, क्वेश्चन हमें मालूम पड़ गया। क्वेश्चन को देखो, अब मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद क्लू करो, सिर्फ डन बोलना और पोल में आंसर करना है, आपको सिर्फ डन बोलना है। देखो मेरे को बताना, सिर्फ डन बोलना, मैं आपको क्लू बोल दूंगा। ओके दोस्तों, ये लो पोल, पोल में आंसर करना, बताना। दोस्तों 100% लोगों का करेक्ट होना चाहिए था, क्योंकि ये साफ सीधे तौर पर दिया है, बट कोई बात नहीं, गलत हुआ, इसका मतलब हमने इस पे 100% अटेंशन नहीं दिया है। हमें 100% अटेंशन चाहिए, 100% अटेंशन के साथ ही से किया जा सकता है। 58% के आसपास लोग करेक्ट हैं, 58% लोग करेक्ट हैं, बाकी गलत हैं। सुनो, पूछ क्या रहा है, व्हाट डज द ऑथर इंप्लाई, इंप्लाई मतलब ऑथर का क्या कहना है इस वाली लाइन से कि द प्रॉफिट्स एंड जो ब्रोकरेज है वो सक किया जाता है मासेस से।
इससे कहने का मतलब ये कि जो प्रॉफिट्स जनरेट होता था ब्रिटिश रूल के द्वारा, उसने अफेक्ट किया कॉटेज इंडस्ट्रीज को, ऑन विच इंडियन मासेस डिपेंडेड, जिस पर इंडियन मासेस पूरी तरीके से डिपेंड थी। यही कॉटेज इंडस्ट्री तो थी जो खत्म हो गई। यहां पर हमने पढ़ा कि इनक्रेडिबली हार्टलेस और इनह्यूमन प्रोसेसेस की वजह से ये पूरी पूरी रूइन हो गई थी। और जो ड्वेलर्स थे उन्हें पता ही नहीं था, उन्हें जो ब्रोकरेज मिलता था इसी से ब्रोकरेज मिलता था। तो ये ब्रोकरेज कैसे मिलता था? वो फॉरेन एक्सप्लॉइटर के लिए काम करते थे और उन्हीं की वजह से तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। तो रूइन का मतलब पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। वो जो प्रोसेस था उसी प्रोसेस में उन मासेस सही सब किया जाता था, मासेस सही पूरा का पूरा तरीके से एक प्रॉफिट और ब्रोकरेज जनरेट होता था। और वही करके आपका देखो सी वाले में दिया हुआ है। बाकी जरा एक बार ऑप्शन को पढ़ो। द प्रॉफिट इज बीइंग जनरेटेड ड्यू टू द मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन द इंडस्ट्री। ऐसा कोई प्रोडक्शन की बात ही नहीं हुई है, गलत हो गया। द इंडस्ट्रीज जनरेट प्रॉफिट्स बाय टेकिंग अ शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम द कॉमन मैन ऑफ इंडिया। ये भी कोई बात नहीं हुई है, गलत हो गया। The masses of India have a share in profits in the industry। फिर ये गलत हो गया, ये भी बात ही नहीं लिखी गई। Only one option is there, that is option C। और ये इसका आंसर हो गया। समझ गए? अफेक्ट मतलब प्रभाव पड़ना। ठीक है, समझ गए? ऐसे करके हमने देख लिया, ठीक है। लेकिन इसका भी आंसर हमने कब कर पाए? जब हमने इसको पूरे को पढ़ा। मासेस का मतलब दोस्तों लोग, पीपल। ठीक है, आओ आगे बढ़े हम लोग यहाँ पर। फिर आगे क्या लिखा है? लिटिल डू दे रियलाइज। और जो वो लोग थे टाउन ड्वेलर्स, थोड़ा ही बहुत उन्हें ये रियलाइज होता था, ज्यादा रियलाइज नहीं होता था, थोड़ा ही बहुत रियलाइज होता था that the government established by law in British India is on for this exploitation of masses। कि जो यहाँ पर मतलब सरकार है, वो उनको रियलाइज नहीं होता था कि वो गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ मासेस के एक्सप्लॉइटेशन के लिए, यानी कि एक तरीके से उनको एक्सप्लॉइट ही कर रही, जो कि गरीब लोग, ये भी उनको पता नहीं चलता था। उनको जो कि फॉरेन, जो कि हमारे टाउन ड्वेलर्स थे। इतनी बात हमें समझ में आगे बढ़े यहाँ आ गए। No sophistry, no carried jugglery in figures can explain away the evidence। sophistry मतलब कितनी भी अच्छे तरीके से किसी बात को लिखा जाए, sophistry बोलते हैं रिटर्न में कुछ भी लिखा जाए। carried jugglery का मतलब हो जाता है कि कोई भी आपके पास जो सबूत है, पुराने कोई सबूत ले आओ या कोई और बातें ले आओ, एविडेंस जितने भी होते हैं। तो कोई भी सोफिस्ट्री रिटर्न कोई भी चीज लिखा हो, कोई भी जगलरी इन फिगर्स का मतलब कोई भी इस तरीके के जो सबूत भी होते हैं, कैन एक्सप्लेन अवे, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते द एविडेंस दैट इज स्केलेटन्स इन मेनी विलेजेस प्रेजेंट टू द नेकेड आई। कि वो सबके सामने है जो एक स्केलेटन बना हुआ है। स्केलेटन एक मानव के शरीर को बोला जाता है, स्केलेटन हमारा कंकाल तंत्र। तो पूरा का पूरा हमारे गांव के सामने की वो इमेज है जो हमारी नेकेड आई के सामने है, वो हम देख सकते हैं कि हाँ सच में एक्सप्लॉइटेशन हुआ और वहां पर लोग इतना परेशान होकर बर्बादी कर दिया था। ठीक है, आई हैव नो डाउट व्हाटसोएवर, मुझे कोई डाउट नहीं कि जो भी है दैट बोथ इंग्लैंड एंड द टाउन ड्वेलर ऑफ इंडिया विल हैव टू आंसर। जो इंग्लैंड है साथ में जो टाउन ड्वेलर है उनको आंसर करना होगा। इफ देयर इज अ गॉड अबव, अगर कोई भगवान ऊपर है, फॉर द क्राइम अगेंस्ट आंसर, उस क्राइम के लिए आंसर करना होगा व्हिच इज परहैप्स अनइक्वल इन हिस्ट्री, जो हिस्ट्री में अनइक्वल है। द लॉ इटसेल्फ इज इन द कंट्री हैज बीन यूज्ड टू सर्व द फॉरेन एक्सप्लॉइटर। जो लॉ बना इस कंट्री में वो सिर्फ फॉरेन एक्सप्लॉइटर को ही सर्व करने के लिए यूज हुआ, यानी उनकी सर्विस में ही ये यूज हुआ। बस हमने पूरा पैसेज पढ़ा। अगर आप देखो क्लू की तरफ तौर पर, तो क्लू तो आपको सिर्फ एक ही मिल पाया और उस एक क्लू से आपने उसका आंसर कर दिया। एक आंसर हुआ है ना। अगर आप इसे स्किम करते तो क्या स्किमिंग करके आप बाकी आंसर कर पाते? अब बाकी आंसर तो आपके लॉजिक से होंगे, जो आपने पढ़ा, जो आपने समझा। इसीलिए समझना बहुत जरूरी है। जो लिखा है उसे आप समझ लेंगे तो बस ठीक है। इसी समझने के प्रोसेस को हमें तेज करना और कुछ नहीं। बात समझ में आ रही कि जो लिखा है उसे बस हमें समझ लेना और आंसर करना है। अब पहला तो क्वेश्चन कर लेता, दूसरा देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट। मैं भी बोल ले रहा हूं, आप खुद देखो, सिर्फ बोलना डन है, फिर मैं समझाऊंगा जब गलत हुआ तो। बताओ बोल, देखो कितना ज्यादा गलत हुआ। मैंने आपको पूरी छूट दी थी, भाई देखो आराम से समझो कि क्या बोला जा रहा है। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं, क्वेश्चन कई बार बहुत आसान होता है, दिखने में लगता है बहुत आसान है, बट अगर हमने क्वेश्चन को पढ़ा नहीं अच्छे से तो गलत हो जाता है। और इस बार बिल्कुल यही हुआ। क्वेश्चन क्या लिखा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द पैसेज। इनमें से इनको स्टेटमेंट को क्या करो, कंसीडर करो, समझो, समझा जो भी ये लिखा हुआ है। अब क्या बताना, हमें ये बताना है दी डिटेरियोरेशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्रीज जो खत्म हो गई, डिटेरियोरेट का मतलब होता है बद से बदतर हो जाना, बेकार हो जाना, खराब हो जाना। जितना ये बद से बदतर जो हुई इंडिया में, इसको प्रूव किया जा सकता है, कैन बेस्ट बी प्रूव्ड। तो किस लाइन को पढ़कर आप प्रूव कर सकते हैं हाँ कि कॉटेज इंडस्ट्री डिटेरियोरेट हो गई थी? क्या है क्वेश्चन? किस लाइन को इन तीनों में से पढ़कर आप ये कह सकते हो, प्रूव कर सकते हो कि हाँ कॉटेज इंडस्ट्री पूरी तरीके से डिटेरियोरेट यानी कि खत्म हो गई थी, वेनिश हो गई थी। पहली लाइन थी पॉवर्टी इन दी विलेजेस ऑफ इंडिया, वो थी गांव की जो गरीबी है। क्यों? क्योंकि वहां पर तो जो भुखमरी भी आ गई थी उसको भी सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। इसी से तो प्रूव किया जा सकता है। सवाल हमें अच्छे से पढ़ना है, क्या पूछा है। बाकी देखो, क्या हम टाउन ड्वेलर के कंफर्ट से ये बता सकते हैं? इससे तो नहीं बता सकते। टाउन ड्वेलर की कंफर्ट से कभी नहीं बता सकते। इन ह्यूमन प्रोसेसेस ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, इन ह्यूमन नहीं है, इन ह्यूमन प्रोसेसेस कैसे बता सकते हैं?
नहीं बता सकते। तो ये हमने क्वेश्चन को अच्छे से समझना होता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब आप समझ गए कि हमने अगर जल्दबाजी करी तो सब बेकार हो जाएगा, जल्दबाजी नहीं करी आराम से किया तो सब सही करते चले जाओगे, है ना। तो ये क्वेश्चन था आपका जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, इसे बोलते हैं हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन। जैसे हम बोलते हैं इन्फेरेंस, भी आपने सुना ना, इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन। ये इनडायरेक्ट और इन्फेरेंस बेस्ड इसी को ही बोला जाता है, यानी जो चीज आपकी डायरेक्टली नहीं दी हुई है आपने समझ कर करनी है, बट कोई दिक्कत नहीं। दिस इज द स्टार्टिंग फेज, ग्रेजुअली आप सीखोगे, ठीक है। मैं समझाता जाऊंगा, आप सीखते जाओगे। ये हो गया अपना, ये हो गया। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। ये भी आपका इन्फेरेंस बेस्ड है, मतलब आपको समझकर आंसर करना है। व्हाई डज द ऑथर यूज द वर्ड मिजरेबल टू डिस्क्राइब कंफर्ट? ऑथर एक वर्ड यूज करता है, कहता है मिजरेबल कह रहा है ऑथर, मिजरेबल कह रहा है कि कंफर्ट ना मिजरेबल है। अब तो मैंने समझा दिया आपको, ऐसा क्यों कह रहा है ऑथर कि कंफर्ट जो है वो मिजरेबल है। किस लाइन को पढ़ के कह सकते हो क्या कंफर्ट मिजरेबल? हाँ, मिजरेबल मतलब खराब, दुखी, बेकार। जो कंफर्ट है बेकार है, खराब है, दुखियारी है, वो मिजरेबल है। किस लाइन को पढ़ के कह सकते हैं? अब आप पढ़ो, सिर्फ डन बोलना, जल्दीबाजी नहीं, आराम, जल्दबाजी नहीं। अच्छा, पोल देता हूं मैं दोस्तों, ये लो पोल। काफी लोगों को करेक्ट हुआ है और ये सबको ध्यान रखना है, 45% के आसपास करेक्ट हुआ। गुड। अब जरा सुनो, व्हाई डज द ऑथर यूज द वर्ड मिजरेबल टू डिस्क्राइब कंफर्ट? क्योंकि जो कंफर्ट है, दिस कंफर्ट हैज बीन अचीव, इसे अचीव किया गया बाय द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द मासेस। यही बात तो लिखी हुई थी, मासेस की एक्सप्लॉइटेशन की वजह से इसको बोला गया कि ये मिजरेबल है, खराब है। एंड इज बेस्ड ऑन देयर मिजरीज अचीव बाय, और उनकी मिजरीज के चक्कर में, यानी दुख और उनके दुख की चीजों को बढ़ाकर उनको एक्सप्लॉइट करके किया गया है, इस वजह से उन्होंने कहा कि ये मिजरेबल है। सेकंड को पढ़ो, डिस्कंफर्ट ऑफ टाउन ड्वेलर्स हैज बीन अचीव बाय सर्विंग द फॉरेन इंडस्ट्रीज। सिर्फ फॉरेन इंडस्ट्री को सर्व कर रहे हैं तो इससे मिजरेबल नहीं बन रही चीज, मिजरेबल तब था जब उन्होंने एक्सप्लॉइट किया था। The industries which generate profits for a comfortable life, ऐसी किसी इंडस्ट्री की बात नहीं हुई। Discomfort of the town dwellers is helping the British to make Indian politically weak। ऐसा भी होता है कि इंडियन में politically weak बना रहे हैं, तो ये कोई बात भी नहीं होती। ये दोनों तीनों हट गए, सिर्फ ये वाला बचा। समझ गए दोस्तों? एक्सप्लॉइटेशन का मतलब है किसी को प्रताड़ित करना, एक्सप्लॉइट करना, है ना, ठीक है, शोषण करना किसी का, दैट इज एक्सप्लॉइट। उसको यूज किया आपने, मेहनत ज्यादा करवाई और उसको उसकी मेहनत के पैसे ना देना, तो ऐसे एक्सप्लॉइट करना हो गया। चलो, ये था दोस्तों हमारा वन, पहला था जिसको हमने बोला ये इजी वाला हो गया, ठीक है। अब बात इजी नहीं थी, अगर ये मैं आपको क्वेश्चन खुद से देता कि आप पढ़ दो, शायद तीनों के तीनों आपके आंसर गलत हो जाते। होते कि नहीं होते? आप गलत नहीं होने देने, ठीक है, आप गलत नहीं होने देने हैं। अब क्या करना है दोस्तों, ये जो तरीका मैंने बताया ना, अप्रोच, इस तरीके को दिमाग में रखना है। जैसे देखो नोटबुक में मैंने नोट करे हुए, ऐसे दिख रहा है, ऐसे करके देखो, बहुत ऐसे रफली तरीके से लिखना है आपको। वो नहीं लिखना है कि नहीं पूरा का पूरा क्यों लिखना है, सिर्फ रफ तरीके से लिखना है और धीरे धीरे करके इसमें कॉन्फिडेंस आएगा। मैं आपको देता हूं एक और पैसेज, अपने पास थोड़ा टाइम कम बचेगा लेकिन मैं आपको पैसेज दे देता हूं, इस पैसेज को करना है, पर जरा लगाता हूं पैसेज में। देखो, एक और आरसी अपने सामने आया, सेम अप्रोच हम लोग अपनाएंगे और उसी सेम अप्रोच के साथ दोस्तों आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये अपने सामने 1.5 स्लाइड में आओ, हमने क्या करना है, सबके पहले क्लू नोट करने हैं, ठीक है ना। क्लू नोट करें यहां पर 19 लिखते जाओ क्लू। व्हाट मेड द ऑथर रिविजिट द अंडर वाटर रीफ? ये कहीं अंडर वाटर रीफ लिखा होना चाहिए, ठीक है, मैंने लिख लिया। नेक्स्ट में देखो, व्हाट डज द सेंटेंस सो आई डिड कन्वे? सो आई डिड क्या कहता है सेंटेंस में? 20 का आप लिख ले, ये तो कहीं लिखा ही होगा सो आई डिड, अभी तो हाईलाइट करके इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट में आ गए, व्हाट डिड द ऑथर डू एट द कोस्ट ऑफ नियर जेदा? ऑथर ने क्या किया एट द कोस्ट ऑफ नियर जेदा? तो आपने यहां पे लिखेंगे जेदा लिख दिया, याद रहेगा। नेक्स्ट में आ गए 22 में, इन व्हाट वे इज द रेड सी सिमिलर टू द कैरिबियन सी, द साउथ सी एटसेट्रा? हम देख रहे हैं रेड सी कैसे सिमिलर है, इसमें हमने लिख लिया, रेड सी के बारे में बता रही है, सिमिलर है ना, सिमिलर है कैरिबियन में, साउथ सी में, ऐसे करके, ठीक है। 23 में आगे दिया है, व्हाट आर फ्रिंजिंग रीफ्स? ये फ्रिंजिंग रीफ्स दिया हुआ है ना, फ्रिंजिंग रीफ्स में हमने लिख लिया फ्रिंजिंग रीफ्स, पूछा है डायरेक्टली कहीं ना कहीं लिखा हुआ। नेक्स्ट में लिखा है फिशिंग इन रेड सी ऑफ द कोस्ट नियर जेदा वॉज, फिशिंग की बात करें रेड सी में, तो हमने लिख दिया फिशिंग रेड सी, ठीक है। बस ये थे हमारे क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हमारे सामने हो गए। जैसे हमने पहला वाला पैसेज किया था उसी तरीके से इसको भी करेंगे। क्लूज कुछ इसमें मिलेंगे, कुछ ही क्लूज नहीं मिलेंगे, तो वो आपको समझने के बाद इसके करने आंसर, ठीक है। आप जरा सुनेंगे एक एक करके। कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पर सर ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दोस्त फिर आप गलत क्लास में हो, ये क्लास आपकी नहीं है ना, आप जिस क्लास में कर चुके हो तो पुरानी क्लास से फिर इस क्लास में क्यों पढ़ रहे हो बेटा, नई क्लास है, नई क्लास में आप मत पढ़ो, ठीक है। आओ दोस्तों, ये हमने कर लिया यहाँ तक, ठीक है। आओ
वही क्लू अपनाएंगे और उन्हीं क्लूज को दिमाग में रखते हुए, क्योंकि आप क्लूज को समझना है, जैसे क्लूज हमने पढ़े हैं उसी क्लूज को दिमाग में रखते हुए स्टार्ट करेंगे, पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है। ऑफ द कोस्ट मतलब कोस्ट के पास में, कोस्ट होता है किनारा, किनारा। नियर जेदा, जेदा एक जगह का नाम है, जेदा को लेकर पूछा गया था। ऑफ द कोस्ट नियर जेदा 21 का क्वेश्चन है, हमने पढ़ लेना है तो समझेंगे क्या है। ऑफ द कोस्ट नियर जेदा अबाउट 6 years ago, 6 साल पहले, आई स्लिप अ पेयर ऑफ फ्लिपर्स ऑनटू माय फीट, मैंने पेयर ऑफ फ्लिपर्स पहने अपने पैरों में, पुट ऑन अ फेस मास्क लगाया, एंड गिंजरली पोक माय हेड बीनीथ द प्लेसेड सरफेस, और उस साफ कांच से चमकते हुए प्लेसेड सरफेस पे मैंने अपनी डुबकी लगाई, ऑफ द रेड सी। ठीक है, क्या क्वेश्चन था वो भी देख ले रहे हैं। ये था क्वेश्चन 21, जेदा। व्हाट डिड द ऑथर डू एट द कोस्ट नियर जेदा, तो ऑथर ने क्या किया नियर जेदा। आप अगर देखोगे तो उसका आंसर भी आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा। पोल में आंसर करेंगे, ऐसे करके नहीं, सिर्फ पोल में आंसर करेंगे। पोल ये है जल्दबाजी में करने का नतीजा, और अपने आप को कर दिया बर्बाद। 49% लोग इस पे हैं, 45% लोग इस पे हैं। कोई लॉजिक बना? हो गए बेकार। उसने क्या किया, ये बी लगाने वाले लोग वो हैं जो कह रहे हैं ही ड्रोन इनटू द रेड सी, वो रेड सी में डूब गया। वो डूब गया था क्या? मौत हो गई उसकी? डूब गया था वो? डुबा दिया उसे, पहले मार दिया उसे, मार दो। उसने डाइव लगाया था, जैसे डाइव लगाना बोलते हैं, डुबकी लगाने को डाइव लगाना बोलते हैं, डाइव लगाया। अपना आराम से करना था, जल्दबाजी में भागा दौड़ी करोगे तो बेकार होता है। मैंने पहले बोला था भागा दौड़ी नहीं करना है। उसने डाइव लगाई ना, उसने डाइव लगाई थी रेड सी में, साफ साफ दिया, बिल्कुल एकदम साफ साफ दिया है। गलत हो गया, ही ड्रोन नहीं डाइव हो गया, सिंपल है ना। चलो आगे बढ़े। मीनिंग नहीं पता था, पढ़ो उसके मीनिंग को ध्यान रखो। जिसका भी लगता है कि यार ये मीनिंग मेरे को आता नहीं तो उसको नोट करके रख लेना, ये चीजें आएंगी, मतलब मीनिंग बहुत से ऐसे आएंगी, कोई दिक्कत नहीं। बस मैं तो आपको देखो बता रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है मीनिंग भी, उसके बाद भी गलत हो जाता है, गलत ना हो आगे के लिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, आई एम नॉट श्योर। जब उसने डुबकी लगाई तो वो कह रहा है कि मैं श्योर नहीं हूं। नाउ एग्जैक्टली व्हाट आई सॉ, कि एग्जैक्टली मैंने क्या देखा इन द फर्स्ट ग्लिम्स, जब डुबकी लगाई फर्स्ट पहली नजर में उसने क्या देखा। शाफ्ट्स ऑफ सनलाइट, सनलाइट की कुछ किरणें थी, प्रोबेबली स्लांटिंग ऑफ थ्रू क्लियर ब्लू वाटर, शायद वो क्लियर ब्लू वाटर से जाती हुई थी। एक कोरल रीफ ऑफ फैंटास्टिक ब्यूटी, फैंटास्टिक ब्यूटी मुझे देखने को मिली कोरल रीफ की। कोरल रीफ होता है जो समुद्र में जो कूड़ा कचरा होता है या फिर जो पत्थर लेकर जब जमा हो जाता है उस कलेक्शन को कोरल रीफ कहते हैं। एंड नो डाउट मेनी फिश, और बहुत सारी मछलियां भी थी। बट आई डू रिकॉल, बट मैं उसको याद करता हूं, दैट बाय द टाइम आई सरफेस आई हैड ऑलरेडी वर्ल्ड बिलो, तो मुझे याद आता है एक पूरी दुनिया भी मेरे नीचे थी, मतलब पूरी दुनिया थी वो नीचे। सो आई डिड, और वैसा ही मैंने किया। एक क्वेश्चन में लिखा था सो आई डिड। फिशेस नहीं आएगा, फिश करेक्ट है, सिंगुलर भी फिश होता है, प्लूरल भी फिश होता है, ठीक है। 20 क्वेश्चन था। व्हाट डज द सेंटेंस सो आई डिड कन्वे, सो आई डिड का मतलब क्या है ये हमें देखना है। सो आई डिड का मतलब क्या है ये हमें देखना है। आओ जरा पढ़ लेते हैं सो आई डिड का मतलब क्या है, फिर से पढ़ा हमने यहां से। बट आई डू रिकॉल, बट मैं याद करता हूं उस वक्त को कि पूरा का पूरा सरफेस मेरी दुनिया, एक पूरी दुनिया ही थी उस सरफेस के नीचे, वैसा ही मैंने किया। वास्तव में आई वुड नॉट बी मच ऑफ एन एग्जाजरेशन टू से, ये कहना बहुत एग्जाजरेट नहीं होगा। एग्जाजरेशन का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर कहना, मतलब इन्होंने कहा कि ऐसा कहना कुछ बढ़ा चढ़ाकर कहना नहीं होगा। दैट एक्सेप्ट फॉर सच पीरियड्स एज वर नेसेसरी टू अर्न अ लिविंग, कि उस समय को अगर हम छोड़ दें जिस वक्त मैंने अपनी जीविका कमाई, यानी कि जब मैंने अर्निंग करी, आई हैव रेयरली बीन एनीवेयर एल्स, तो शायद ही मैं कहीं और रहा हूंगा, मैं सिर्फ वहीं रहा था, मतलब सिर्फ उसी जगह रहा, शायद ही कहीं और रहा हूंगा। डाइविंग बिकेम अ पैशन, उसके लिए फिर उस दिन के बाद से डाइविंग पैशन बन गया, देन अ वे ऑफ लाइफ बन गई। वन एज यू विल गैदर, आई टोटली एंडोर्स, उसको वो फिर सपोर्ट करने क्या भाई वो एंडोर्स करने लगा कि भाई ये उसकी लाइफ बन गई। सो आई डिड का मतलब क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, वो आप बताएंगे। सिर्फ क्वेश्चन देखो, क्लू। सिर्फ डन बोलेंगे। पोल, ये लो, मैंने कहा था आराम से करो, देख के करो, जल्दबाजी में कैसे काम चलेगा। 40% लोग आए हैं इस पर, 52% लोग आए हैं इस पर। चलो जरा सुन लो, अब बाकी सबके लिए आज दिया अगरबत्ती जला दूंगा मैं, बाकी सबके नाम की। उसने कहा वैसा ही मैंने किया, उसने क्या किया वैसा ही, उसने फिर से वो डाइविंग पैशन बन गया, डाइविंग करने लग गया था वो, और क्या किया था। और आप क्या लगा रहे हो, जिसने ये लगाया उसने फेस मास्क पहन लिया था, फिर उसने फ्लिपर्स पहन ली थी, उसने सनलाइट देखी थी, ये तो लग भी नहीं पाएगा, उसने सनलाइट देखी थी। उसने क्या किया, सो आई डिड, उसने कहा वैसा ही मैंने किया। उसने किया है क्या कुछ इसमें, क्या किया उसने, सनलाइट देखी। नन ऑफ दीज, मतलब उसमें ऑप्शन नहीं दिया, अगर ऑप्शन नहीं दिया होता कि वो डाइविंग पैशन बन गया, वो डाइविंग करने लग गया, डाइविंग करने लग गया तो आप ऑप्शन लगा सकते थे, इसीलिए ऑप्शन दिया गया नन ऑफ दीज। डाइविंग पैशन बन गया था ना, डाइविंग स्टार्ट करने लग गया था। अब आप समझ रहे हो कि क्वेश्चन तो इजी होता है, आंसर भी इजी होता है, पैसेज को ध्यान से समझना है। मैं आपकी 100% अटेंशन चाहता हूं, ध्यान रखो। जिस व्यक्ति की अटेंशन 99.9% भी होती है ना, उसका भी सिलेक्शन नहीं होता, ध्यान रखना। नो सिलेक्शन, 100% अटेंशन ही सिलेक्शन है दोस्तों। फिर से पढ़ते हैं, कब तक नहीं समझ में आएगा। यहां तक समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। 41st ईयर, पहले साल क्या था। आफ्टर दैट इनिशियल एक्सपीरियंस आई अम्यूज माई सेल्फ, मैंने अपने आप को ऐसा पाया कि मैं खुश हूं, अपने आप को अम्यूज पाया। अम्यूज होता है खुश होगा, खुश होते हुए पाना, है ना। आई अम्यूज माई सेल्फ बाय हंटिंग फिश विद अ स्पीयर गन, वो स्पीयर गन से फिश करने लगा था, उसे मजा आने लग गया था, फिशिंग करना, मछलियां पकड़ने लग गया था। इट वॉज नॉट ऑल डिफिकल्ट, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था वहां पर मछलियां पकड़ना। हाँ ओके, फिश आर सो अबंडेंट, मछलियां इतनी ज्यादा थी दैट डाइवर्स डू नॉट नीड टू यूज टैग्स टू गेट डाउन,
वेयर द फिश आर। उनको टैंक्स यूज नहीं करते कि टैंक्स लेकर वो नीचे जाएं, देखें कि मछलियां क्या वहां पकड़े, ये करने की जरूरत नहीं थी। दे फाइंड देम नियर द सरफेस, उन्हें सरफेस के पास उन्हें मछलियां मिल जाती थी। कुछ क्वेश्चन था मछलियों वाला, है ना, 24 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ गए इतने भी। फिशिंग इन रेड सी ऑफ द कोस्ट नियर जेदा वाज, ओके बताओ आंसर है इसमें, करो उसका आंसर। फिशिंग कैसी थी वहां पर करना, सिर्फ डन बोलना और कुछ नहीं। कम से कम 99% लोग तो करेक्ट होने चाहिए इसमें, करो आंसर। समझ गया? तो अब तो 100% टेंशन दे रहे हो, लेकिन 10% लोग अभी भी गलत हो गए। तुम 10% लोग कितना दिमाग लगा रहे हो, किसकी ख्यालों में खोए हुए हो। साफ साफ बातें बोली जा रही है कि भैया फिशिंग आसान था, तो सब कुछ वहीं दिख जाता था, टैंक लेकर नीचे जाने की जरूरत नहीं थी, पानी इतना क्लियर था। किसके बारे में सोच रहे हो? 86% लोग हैं, 3% ने ए पे लगाया, कुछ ने बी पे लगा दिया, कुछ ने 4 पे लगा दिया। अरे लाला सुधर जाओ। क्या ही कर सकता हूं मैं, कुछ नहीं कर सकता हूं। आओ, पोल नहीं आया। विनय प्रताप सिंह, विनय तुम सच में बड़ा अच्छे बच्चे हो। विनय तुम्हारी, विनय प्रताप सिंह तुम्हारी बात थी क्या? तो तुम्हें मैंने बताया क्या, कुछ गड़बड़ करी है तुमने फेसबुक पे? क्यों विनय, कुछ लिखा क्या तुमने? कुछ गलत तो नहीं लिखा किसी को लेकर? मत लिखना, ठीक है। चलो फर्दर मोर, आगे क्या हुआ? दी वाटर ऑफ द रेड सी लाइक द कैरेबियन एंड साउथ सी, लो इसको लेकर भी क्वेश्चन था। वाटर ऑफ रेड सी कैरेबियन, ये था 22 वाला। अच्छा मैंने लिख रखा है 22, ये रहा। इन व्हाट वे इज द रेड सी सिमिलर, अच्छा किस तरीके से ये सिमिलर है। चलो ठीक है, इन्होंने पूछा किस तरीके से सिमिलर, तो पढ़ते हैं। द वाटर ऑफ रेड सी लाइक कैरेबियन, साउथ सी एंड पार्ट्स ऑफ द इंडियन ओशियन इज सो ट्रांसपेरेंट, ये इतना ट्रांसपेरेंट है दैट यू कैन सी अप टू 150 फीट अवे, 150 फीट अवे आप देख सकते हैं। दस ऑल यू रियली नीड इज अ मास, आपको मास चाहिए, स्नूकल ट्यूब जिससे सांस लेते हैं, टू ब्रीथ थ्रू, फ्लिपर चाहिए, स्फीयर गन चाहिए। क्वेश्चन में आ चलते हैं, आप आंसर करना इसका, बताओ। पोल, चल वेरी गुड। 88% लोगों को ही समझ में आया, बाकी को समझ ही नहीं आया। बस हमारा मालिक कोई और है सच्चे। ये सिमिलर है, क्यों सिमिलर है? क्योंकि पानी एकदम ट्रांसपेरेंट और क्लियर है। इनका मालिक कौन है मुझे नहीं मालूम है, इनका मालिक कोई और है। हंटिंग, जो हंट, अब फिशिंग पकड़ने करने लग जाता है, यानी कि मछलियां पकड़ने लग जाता है। हंटिंग हाउएवर बिगिन टू पाल ऑन मी, पाल मतलब उसे इंटरेस्ट आने लगा। आई बिगेन टू वंडर, अब फिर वो ये वंडर करने लगा, इफ इट वुड नॉट बी मोर इंटरेस्टिंग, क्या ऐसा और ज्यादा इंटरेस्टिंग या फिर मोर स्पोर्टिंग नहीं होगा कि हंटिंग की जगह वो फोटोग्राफी करे, टू फोटोग्राफ सम ऑफ दिस मैग्निफिसेंट क्रिएचर्स रादर देन किल देम। इट वाज सर्टेनली एन आइडियल प्लेस फॉर अंडरवाटर फोटोग्राफी, ये काफी सही प्लेस था एक अंडरवाटर फोटोग्राफी करने के लिए। इन एडिशन टू हंड्रेड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ फिश, द रेड सी कोस्ट offers thousands of moles of what they call fringing reefs, जिसको fringing reefs कहते थे। फिर क्वेश्चन आ गया fringing reef करके, what are fringing reefs, की fringing reefs होती क्या है। अब जरा देखो fringing reefs क्या होती है, पूरा पूरा पढ़ेंगे। fringing reefs ग्रेट बैरियर्स ऑफ कोरल, 10 से 200 माइल इतने चौड़े चौड़े कोरल हुआ करते हैं। कोरल का मतलब क्या हो जाता है, इतने बड़ी बड़ी आकार में। वाइड एंड विंड अलोंग द अफ्रीकन शोर, अफ्रीकन शोर के साथ साथ जो हवा चलती आती है, जो इजिप्ट से आती है डिबूटी तक, डाउन दी एशियन शोर, और एशियन शोर तक चलती चली आती है। कहां से? फ्रॉम एक्यूबा से लेकर बबल मंदब तक, एट द गेट ऑफ इंडियन ओशन। ये हवाएं आती हैं, हवाएं से मिलकर इनकी 10 से 200 मील तक ये ग्रेट बैरियर बना देते हैं, ठीक है। ऑल्दो नो मोर देन दी, ये कुछ और नहीं होता बल्कि क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है। एक्यूमुलेशन का मतलब है कलेक्शन, एक तरीके से कलेक्शन होता है बिलियंस ऑफ कोरल पॉलिप्स का, माइन्यूट क्रिएचर्स का, जो कि प्रोड्यूस करते हैं कैल्शियस डिपॉजिट, यानी इनसे बनता है कैल्शियस डिपॉजिट, जिसको बोला जाता है कि ये हमारी फ्रिंजिंग रीफ्स। ये कैल्शियस डिपॉजिट इनका बनता है, डिपॉजिट जो इकट्ठा करते जाते हैं। द रीफ्स हैव ग्रोन टू फैंटास्टिक साइजेस, और यही फिर रीफ्स जो बड़े बड़े साइज में ग्रो हो जाती हैं। द लार्जेस्ट बीइंग दी 1200 माइल लॉन्ग ग्रेट बैरियर रीफ इन ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ी जो इसमें है रीफ वो है 1200 माइल लॉन्ग ग्रेट बैरियर रीफ इन ऑस्ट्रेलिया। ऐसे करके सबसे लंबी इनकी यहाँ पर रीफ है, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ क्वेश्चन और उसका आंसर आप करोगे यहाँ पर, व्हाट आर फ्रिंजिंग रीफ्स, क्या है फ्रिंजिंग रीफ्स, बताओ। Cool. गुड, 60% आ गए। फ्रिंजिंग रीफ्स क्या है? कैल्शियस डिपॉजिट ऑफ फॉर्मेशन, उसकी डिपॉजिट ऑफ कैल्शियस डिपॉजिट ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा। और रीफ पे कुछ लोगों ने तो ये लगा दिया, कलेक्शन ऑफ माइन्यूट क्रिएचर अदर देन फिश, नहीं लिखा होगा क्या? माइन्यूट क्रिएचर की कलेक्शन को कहां कैसे कैसे, कोई चीटिंग कराने आएगा, चीटिंग मीटिंग भी नहीं कर पाओगे क्या? क्यों? कुछ का कुछ लिख दोगे, ऐसे कैसे काम चलेगा? नो मोर देन द एक्यूमुलेशन ऑफ बिलियंस ऑफ कोरल रीफ्स, माइन्यूट क्रिएचर दैट प्रोड्यूस कैल्शियस डिपॉजिट। ये जो कैल्शियस डिपॉजिट प्रोड्यूस करते हैं, ये डिपॉजिट से बनता है ना रीफ, रीफ इसी से तो बना है, तभी तो फैंटास्टिक साइज का बना रीफ बनता है, कि कैल्शियस डिपॉजिट से बनता है, इसी का तो एक्यूमुलेशन है। समझ रहे हो मेरी बात? समझ पाया करो, है ना, समझ गए? ये वाला अपना हो गया, ठीक है। अच्छा कौन सा क्वेश्चन रह गया? फिशिंग इन रेड सी कोस्ट नियर जेदा, ये कैसा था? ये तो हो गया, ये इजी था, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये बताओ, व्हाट मेड द ऑथर रिविजिट अंडरवाटर रीफ, दोबारा अंडरवाटर रीफ, मतलब किसकी वजह से अंडरवाटर रीफ दोबारा गया, बताओ। बोल,
सिनिक ब्यूटी ऑफ द अंडर वाटर वर्ल्ड, ये शुरू में लिखा हुआ था, सिनिक ब्यूटी ऑफ अंडर वाटर वर्ल्ड, उसको ऐसे भी लिखा था कि पूरा उसके सरफेस के नीचे ही पूरी पूरी दुनिया है, फिर दोबारा फिर वो वहीं चले गए, उसके लिए पैशन बन गया था, डाइविंग पैशन बन गया था, किस वजह से उसने पूरी पूरी दुनिया ही देख ली थी ऐसे नीचे। ये वाला इसका आंसर हो गया। चलो दोस्तों ये बताओ, आप लोगों ने इतना किया, एक कॉन्फिडेंस आया कि किस तरीके से किया जाता है आरसी, मतलब दिस इज द स्टार्ट, आप इस बिगिनिंग को स्टार्ट कर रहे हो, आपने बिगिनिंग देखी और इसको आपको करना है धीरे 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 करके, आप जब खुद करोगे ना तब आपको आएगा। देखो मेरे कराने से इतना नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा, पर जब आप खुद समझोगे तब वो आप कर पाओगे। एग्जाम में तो आपको करना है, मैं आपकी सिर्फ प्रैक्टिस करवाने के लिए आपकी हेल्प करूंगा। दोनों मैंने आपको बताया दोस्तों। अब मैं आपको दे रहा हूं एक फाइल, उस फाइल में आपके सामने 50 क्वेश्चन वाली वो फाइल है, 100 क्वेश्चन वाली है, जिसे 50-50 करके मैं दूंगा, और उसको आपको करना है, टारगेट है नेक्स्ट 7 डेज का, ठीक है। हालांकि अभी हम कल भी करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम कल भी कर रहे होंगे, धीरे धीरे अभी हम ये करते रहेंगे, बट कुछ फाइल मैं आपको देता हूं, आपको डेली थोड़ा 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 टाइम निकाल के उसे करना है, ठीक है। अपडेट सेक्शन में चलते हैं। कल दोस्तों स्पेशल क्लास में आपको आना है, एक टॉपर्स का कैंडिडेट में उनके साथ एक सेशन कर रहा हूं, ठीक है। कल वही 3:15 पे करेंगे, सेम टाइम पर 3:15 पे करेंगे।